क्लास 10th, गुड मॉर्निंग। यू आर स्टडिंग अबाउट द नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया। तो मूवमेंट इन टाउन एंड मूवमेंट इन कंट्री साइड, मूवमेंट इन प्लांटेशन। क्वेश्चन है डिफरेंट स्टैंड विथ मूवमेंट। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था टाउन में, फिर कंट्री साइड में, फिर प्लांटेशन में। टाउन कंप्लीटेड और कंट्री साइड आपको हमने बता दिया है। नेक्स्ट चैप्टर प्लांटेशन में देखिए, इसमें सबसे एक बड़ा था प्लांटेशन में, जो स्वराज इन प्लांटेशन की बात करें हम, तो इसमें अपन लोग करते हैं 1859। देखिए प्लांटेशन में मूवमेंट कैसे शुरू हुआ। 1859 में एक एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश रूल ने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया। और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के पास होने से अब कोई बागान में काम करने वाली लेबर यानी कि प्लांटेशन वर्कर कैन नॉट लीव द प्लांटेशन विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर ऑफ द प्लांटेशन। बागानों के मालिकों के अनुमति के बगैर अब कोई भी लेबर वहां से जा नहीं सकती थी। ठीक है, रेयर केस में छुट्टी थी, रेयर केस में उन्हें छुट्टी मिलती थी, बल्कि जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर थे, बंधुआ मजदूर हो गए थे वो। व्हेन ही लिसन, किसने, लेबर ने सुना दैट गांधी राज इज कमिंग। गांधी राज मीन्स नॉन कॉपरेशन चल रहा है, गांधी जी ने अब नॉन कॉपरेशन की शुरुआत करी। इसका मतलब होता है फ्रीडम। गांधी राज वहां पर लिखा होगा कहीं, आप देखिएगा तो गांधी राज कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। गांधी राज मतलब इसका मतलब होता है फ्री या फ्रीडम। तो इन्होंने क्या किया कि इसको सुनकर इंस्पायर हुए इस बात से कि गांधी राज आ गया, लेकिन इनलैंड इमिग्रेशन की परवाह नहीं थी उन्हें पता ही नहीं था। तो उन्होंने प्लांटेशन के वर्ग छोड़ दिए, मतलब कहने का बिना बागानों के मालिकों की परमिशन के बगैर और उन्होंने कहा कि निकल लो भी यहाँ से, विदाउट परमिशन। इनफैक्ट दे वर द रेयरली गिवन सच परमिशन। उन्हें कहना चाहिए कि अब कहीं की अब कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सिस्टम बदल रहा है, अब तो फ्रीली हम घूम सकते हैं, गांधी राज आ गया, ये हमारे मूवमेंट चल रहे हैं। इस बात को मानकर लेबर जो थी, प्लांटेशन वर्कर थे, ये देखो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, वो निकल आए। निकल आए मतलब उन्होंने लीव कर दिया। किसको, प्लांटेशन वर्क को उन्होंने लीव कर दिया। हुआ क्या कि उस वक्त जब टाइम सही नहीं होता है, उस वक्त स्ट्राइक थी। देखिए कैसा समय जुड़ गया, स्ट्राइक थी, है ना, रेलवे की स्ट्राइक, रेलवे की और सबकी स्ट्राइक, क्योंकि रेलवे और वाटरवे जो भी उनके साधन थे, स्टेशनों पे स्ट्राइक चल रही थी। देखिए बेचारों ने जैसे ये छोड़कर वहां से निकले, मतलब बागानों में काम कर रही लेबर जब बागानों के काम छोड़कर, प्लांटेशन के काम छोड़कर अपने घर वापस जा रही थी कि अब हमें फ्री हो गया, अब हमें कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। सो एट दैट टाइम स्ट्राइक वर बिगिन ओवर हियर। एंड जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पोस्ट और कहीं पोर्ट वगैरह पे पहुंचते हैं, स्टीमर की भी स्ट्राइक थी, जैसे ही पहुंचते हैं और प्लांटेशन की हुकूमत के लोग, ब्रिटिश हुकूमत के लोग वहां पहुंच जाते हैं, वर्चुअली विटिन, है ना, बहुत बुरी तरीके से उन्हें पीटा और कुछ नहीं हुआ। वापस बेचारों को कहां ले आए, फिर कह दिया कि चलो पहुंचो, अब कहीं नहीं तुम्हें जाना है। तो देखिए जब टाइम इज नॉट सफिशिएंट, कहना चाहिए कि फेवर में होएगा, या टाइम जब फेवर में ना हो तो काम को अहम कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वो लोग इनोसेंट थे, तो इमिग्रेशन एक्ट का जो है उन्हें मालूम नहीं था। इसके बाद व्हेन ही ट्रैवल Gandhiji's named the raised slogan demanding a स्वतंत्र भारत. They were also emotionally relating the all India agitation. और इसके बाद चौरी चौरा होता है 1921 में। चौरी चौरा हमने बता ही दिया था, ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में ब्रिटिश ने पास किया। इसके अकॉर्डिंग नोबडी कैन टेक लीव from plantation work without the permission of the plantation owner. But as he listened, Gandhi Raj is coming, then leave the labor work and leave out the plantation and going to their home. अपने घरों के लिए चल दिए। At that time strike were given over here. So कोई कहीं नहीं जा पाया,
सबको मार के वापस वो लोग ले आए, ठीक है ना। तो ये था आपका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट भी पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर, तो इनलैंड इमिग्रेशन इसमें जारी हुआ था, ठीक है ना। तो ये अलग अलग एक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, इसका ध्यान रखा जाए। चौरी चौरा इंसिडेंट हमने बता दिया था। अब टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अब हम लोग चलते हैं टुवार्ड्स सिविल, टुवार्ड्स सीडीएम, ये है टुवार्ड्स सीडीएम, सीडीएम दिस इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे, सबसे पहले सिविल उन्होंने कह दिया within the Congress some leaders were now tried to struggle and wanted to participate election provincial council that had been set up by the government India Act 1919, इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग भारत में हो रहे प्रोविंशियल इलेक्शन जो अंग्रेजों के द्वारा हुआ करते थे, हम लोग केवल वोट डालते थे, कैंडिडेट उन्हीं के खड़ा होगा उन्हीं का हारेगा। तो प्रोविंशियल इलेक्शन में हम लोगों ने क्या किया, चौरी चौरा के बाद कुछ हमारे यंग लीडर ने कहा कि नहीं, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वी आर अनेबल टू पार्टिसिपेट द प्रोविंशियल इलेक्शन। बट ओल्डर लीडर जो मोतीलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान एंड जो भी उनके और भी पुराने जो नेता थे, उन्होंने कहा नहीं, आप जो है प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्ट लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि ब्रिटिश पॉलिसी हम पर कोई ज्यादा लागू हो जाए। अभी रोलैक्ट एक्ट निकाला है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है, मार्शियल लॉ है, तमाम एक्ट है, ऐसा करो कि पार्टिसिपेट कर लो इलेक्शन में। अंग्रेज बुरा मान जाएंगे और ये कहीं ना कहीं फिर हमें नुकसान पहुंचाएंगे। सीआर दास मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना करी, है ना, और आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। देखिए सिविल डिसओबीडियंस में हम बात करेंगे, सीआर दास एक नाम हो गया, दूसरा नाम है मोतीलाल नेहरू, एम नेहरू लिख लिया हमने, एमएल नेहरू, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने, इन्होंने जो है क्या बनाया, स्वराज पार्टी की स्थापना करी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना करने के बाद इन्होंने कहा कि प्लीज रिटर्न एंड आर्ग्यू दिया सबको कि हमें लगता है कि हमें अंग्रेजों के द्वारा कराए जा रहे प्रोविंशियल इलेक्शन में, प्रोविंशियल इलेक्शन का मतलब प्रांतीय जो चुनाव होते थे उस समय, उस क्षेत्र में जो चुनाव होते थे, हमें इसमें हिस्सा ले लेना चाहिए। लेकिन यंग लीडर जस्ट लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उस वक्त जो है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू उस वक्त जो है ओल्डर लीडर थे, कहते नहीं है गरम दल के नेता और नरम दल के नेता, तो ये नरम दल में थे, ये जो है ओल्डर थे। उन्होंने कहा बेटा ऐसा करिए कि पार्टिसिपेट कर लेते हैं, स्वराज पार्टी बना ली है, इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे हम उनसे स्वराज की मांग करेंगे, सबसे हम इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे। तो उस वक्त मोतीलाल नेहरू की बात, और यहाँ पे कहना चाहिए कि हमारे जो यंगर लीडर थे जेएल नेहरू, अगर दो ग्रुप पेपर में आते हैं, और मिस्टर सुभाष चंद्र बोस एससी बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ये थे हमारे यंगर लीडर, उन्होंने कहा नहीं, हमें अब किसी की बात नहीं सुनना, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब जो भी हो, है ना, जो भी होगा हम देखेंगे, लेकिन हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और क्या किया उन्होंने, फॉर रेडिकल मास एजिटेशन फॉर इंडिपेंडेंस, और बहुत मास एजिटेशन मतलब एक कहने का बहुत उसमें आ गए, एक गुस्से में थे, बहुत क्रोध उन्हें था कि हमें हमारे देश को अब आज़ादी चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कोई स्वराज पार्टी नहीं बनाना, आई वांट फुल इंडिपेंडेंस इन दिस टाइम, आई एम अनेबल टू टेक द पार्ट इन द प्रोविंशियल इलेक्शन इन इंडिया। हमारे देश में दूसरे लोग इलेक्शन करा रहे हैं, हमें नहीं उसमें पार्टिसिपेट करना है, हमें चाहिए तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि वो यंगर लीडर थे। अब बात थोड़ी बिगड़ने जा रही थी, कैसे हम सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करेंगे। देखिए 1926 और 1930 के बाद, इसी के बीच एक फिर से क्वेश्चन है 1926 1930, ये है हम लोग बात कर रहे हैं 1930 है, ठीक है। 1930 और के बीच एग्रीकल्चर प्राइस बिगिन फॉल फ्रॉम, यहां पर क्या हुआ था, हम लोगों ने 1922 चौरी चौरा छोड़ा था, डेट हम लोगों ने 15 शुरू करी थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, और इसके बाद अब हम लोग आ गए हैं 26 पे। ध्यान रखें 26 और 30 के बीच क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्राइस फॉल डाउन,
डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट था, क्योंकि एक्सपोर्ट बनता था भारत से, जो भी यहाँ से रॉ मटेरियल से हम ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। अगर हम कंप्लीट प्रोडक्ट बनाएं तो हम कंप्लीट प्रोडक्ट बेच के, कंप्लीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या था कि 1926 और 1930 के बीच एग्रीकल्चर के प्राइस फॉल फ्रॉम दिस डेट एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, पीजेंट फाउंड द डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट टू पे देयर रेवेन्यू। अब भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ी एक मंजर था, एक बड़ा प्रॉब्लम थी, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, ठीक है, एक्सपोर्ट और जो डिमांड थी रॉ मटेरियल की, डिमांड रॉ गुड्स फेल, जो मांग थी वो कम हो गई, फेल हो गई, और एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया। अब समस्या थी किनके सामने? पीजेंट के सामने। सबसे पहले चोट खाता है तो किसान खाता है, भारत में हो चाहे पूरी दुनिया में हो, क्योंकि ड्रॉट, फ्लड, जो भी हो, डाउट और कहना चाहिए कि डेप्ट मतलब कर्जा, सबसे ज्यादा सबसे पहले नुकसान होता है तो इंडियन फार्मर को होता है। तो उस वक्त भी स्टार्ट फ्रॉम 1926 टू 1930 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वर प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर वर फेल डाउन, एक्सपोर्ट डिक्लाइन एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फेल। कहाँ बेचेंगे, और जब बेचे नहीं तो कहाँ से अर्निंग होगी, और अर्निंग नहीं होगी तो अनेबल टू पे द रेवेन्यू। सबसे बड़ी समस्या बेटे सुने, इतना एक कैप्चर करके रखा था कि रेवेन्यू भी हमें चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारी फेल हो गई, तो हमें मतलब नहीं, आई वांट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, और हमें रेवेन्यू चाहिए। अब जो है ये किसानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो कहीं ना कहीं मास एजिटेशन बढ़ रहा था, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था। आपने देखा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, आपने देखा मार्शियल लॉ, रॉलेट एक्ट, और इसके बाद हमने जो है पीसफुल प्रोटेक्शन पे फायरिंग, 6 अप्रैल की हड़ताल को सप्रेस करना, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ऊपर से फसल खराब हो गई, खाने पीने के लाले हुए, ऊपर से कह रहे टैक्स दीजिए। गुस्सा बढ़ेगा ना, गुस्सा तो बढ़ेगा। अब जो है साथ में आसमान पर था भारतीयों का गुस्सा। डेफिनेटली होना भी चाहिए कि जब कुछ है नहीं और आप डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हो, डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हो, तो ये गलत चीज है भैया। आगे चलते हैं, आगे चलो। 1930 कंट्री साइड वाज टर्मोइल, न्यू टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन डिसाइड कॉन्स्टिट्यूटेड स्टडी कमीशन। 1930 तक कंट्री साइड में देखिए, ये जो जब ये देश शुरू हुआ, पैसे नहीं का शुरू हुआ का मामला, तो 1930 तक कंट्री साइड में टर्मोइल हो गई। टर्मोइल का मतलब होता है गांव में भी बड़ा नाराजगी थी, गांव में बड़े लोगों में गुस्सा था, है ना, मतलब हालात बिगड़ गए। 1930 तक हालात बहुत बिगड़ गए थे। अब क्या होता है, द न्यू टोरी गवर्नमेंट, टोरी का मतलब होने की तोड़ दी, नो, टोरी नेम ऑफ द पीपल, वायसराय था उस वक्त, टोरी सरकार में। 1930 में क्या हुआ, ब्रिटेन में डिसाइड किया गया कि हम स्टेटरी कमीशन बनाएंगे, स्टेटरी कमीशन बनाएंगे, और स्टेटरी कमीशन जो है बनेगा किसके अंडर में? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। टुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, और ये स्टेटरी कमीशन भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे काम करेगा। एक अच्छी खबर आई भारतीयों के लिए कि सरकार का आदेश है, टोरी गवर्नमेंट का आदेश है कि हम एक स्टेटरी कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाएंगे, और वो स्टेटरी कमीशन कैसे फंक्शन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन ड्रॉबैक भी था उसमें, बहुत भयानक ड्रॉबैक था। बिल्कुल बिल्कुल मयंक गौतम, राइट। तो उसने कह दिया कि ड्रॉबैक था कि भैया उसमें नो इंडियन पार्टिसिपेशन, नो इंडियंस। आप देखिए एक अजीबोगरीब स्थिति, स्टेटरी कमीशन फॉर इंडियन, स्टेटरी कमीशन मेड बाय द फॉरेन ब्रिटिशर फॉर इंडियन, बट नो इंडियन ओवर हियर, भारतीयों के लिए है लेकिन भारतीयों का कोई काम नहीं, सीट पे तुम नहीं बैठ सकते, अंग्रेज बैठेंगे। तुम्हारा क्या काम, तुम्हारे लिए बना तो दिया, 2-2 5 होते हैं, हम कह रहे हैं अंग्रेज हैं हम, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, हम अंग्रेज हैं, ये मार्शल लॉ है, हम तुम रैली ना निकाल देना, रॉल एक्ट लगा देंगे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कर देंगे। कोई नहीं था ऊपर, तानाशाही, डिक्टेटर्स, मोनार्ची, डायनेस्टी, और एक सिस्टमेटिक शासन बिल्कुल नहीं था, जनता की कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि सरकार डेमोक्रेसी की नहीं बल्कि अंग्रेजों की थी, ब्रिटिशर की थी।
इतने अत्याचार होने के बाद भी कह दिया एसटीटी कमीशन में कोई इंडियन गुस्सा है भारतीयों ने 1928 में आए सर जॉन साइमन से कह दिया चल भाग यहाँ से 1928 सर जॉन साइमन वैन केम इन इंडिया एंड इंडियन सेज गो बैक साइमन। क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि गो बैक साइमन, एजिटेटेड क्राउड ने कहा था, इस कथन की पुष्टि कीजिए, सेटिस्फाई दिस स्टेटमेंट, तो करेंगे कि हाँ डेफिनेटली स्टेटरी कमीशन के लिए ये वापस हम भारत में आए थे और स्टेटरी कमीशन इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे फंक्शन करेगा, ये हमारी प्रॉमिस थी। लेकिन अंडर सर जॉन साइमन की जो प्रेसिडेंसी में कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? उन्होंने तो भैया कह दिया कि बन गया, लेकिन भारतीय चेयरपर्सन कोई नहीं है, नो इंडियन पार्टिसिपेशन ओवर हियर, लो बना लो। तो उन्हें कुल मिला के गो बैक साइमन का नारा दिया 1928 में। Viceroy announced October 1929 Wargi of the domination status for Indians, unexpected future and round table conference to discuss around future constitution। और वायसराय ने फिर अनाउंस किया कि हम 1929 में इन्होंने कहा कि हम जो है एक डोमिनियन स्टेटस बनाएंगे फॉर इंडियन, अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। डोमिनियन स्टेटस में भी कुछ नहीं हुआ कि हम भारतीयों को एक अलग वरीयता देंगे, अलग स्थान देंगे, भारतीयों के लिए हमारी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक अलग उनका वो होगा, अलग हम फ्यूचर में उनका संविधान बनाएंगे, ये सब बातें करी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने का और भविष्य में संविधान बनाने का निमंत्रण दे दिया वायसराय ने 1929 में। 1929 दिस इज लाहौर सेशन। हालांकि लाहौर सेशन की बात अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। लाहौर सेशन ऑल्सो हेल्ड इन 1929, है ना। तो अब वायसराय ने क्या कर दिया, इनवाइट कर दिया कि अब आप आइए हमारे यहाँ और क्या करिए क्या करिए, यहाँ पर आके आप जो है पार्टिसिपेट करिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हम डिस्कस करते हैं आने वाले भविष्य के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इट्स ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।